नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। राहुल गांधी गए हुए हैं विदेश, कोलंबिया में हैं। और राहुल गांधी जो ही विदेश जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कमर से लेकर पीठ से लेकर घुटने तक सब में दर्द शुरू हो जाता है। पहला दर्द तो यही हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज राहुल गांधी को क्यों बुलाती हैं, मोदी जी को क्यों नहीं बुलाती हैं। तो भाई, यूनिवर्सिटीज उसको बुलाती हैं जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सके और छात्रों के सवालों का जवाब दे सके। अब मोदी जी तो अभी हाल में ही भाषण दे रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। मोदी जी बिल्कुल खामोश हो गए और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी, जो राजस्थान में चीफ थी, सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर थी, उनको इस अपराध के कारण हटा दिया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी देर नहीं चला। सवालों के जवाब की यह हालत है कि आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की नहीं है। तो बताइए, उनको कौन बुलाएगा। तो राहुल गांधी जो ही विदेश जाते हैं, ये जो ईर्ष्या है, जलन है, परेशानी है, इसके चलते पूरी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया एक ही मंत्र अलापती है कि देखो, राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। इस बार कोलंबिया में भी उन्होंने कुछ मजेदार और बेहद जरूरी बातें की हैं। ईआईए यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस था, द फ्यूचर इज टुडे। और इस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल में कायरता है। ये कमजोर के सामने तो बहुत ताकतवर बनते हैं, लेकिन जहां मजबूत कोई सामने आता है वहां घुटने टेक देते हैं। ये बात कही राहुल गांधी ने, और जाहिर है ये बात बहुत बुरी लगी भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों को। जरा चेक करते हैं इस बात में कितना दम है। राहुल गांधी ने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर का एक बयान याद दिलाया, जिसमेम चाइना का जिक्र आने पर उन्होंने कहा था कि चाइना हमसे इतनी बड़ी इकॉनमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू 1962 में जो युद्ध हुआ था, उसके लिए आज भी गालियां खाते हैं। आज भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से 1962 का वार हम हार गए। लेकिन जब खुद लड़ने की बात आती है, गलवान घाटी होता है, तो प्रधानमंत्री बयान देते हैं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस सकता है। लड़ने की बात आती है, युद्ध की बात आती है, तो विदेश मंत्री बयान देते हैं, हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1962 में भी चाइना हमसे बड़ी थी, तो 1962 के लिए गालियां क्यों देते हैं। उस समय कम से कम लड़ने की हिम्मत तो की। और उसके बाद चाइना को कई बार धूल चटाई गई है। इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, वो सब भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आप लड़ने से इसलिए डरते हैं कि सामने वाला बड़ा है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसको कायरता कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, इस बात को जरा सोचिएगा। और थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1942 का आंदोलन चल रहा था और पूरी की पूरी आरएसएस जो है, भाजपा तब पैदा नहीं हुई थी, लेकिन पूरी की पूरी आरएसएस उस लड़ाई से बाहर थी। सावरकर को लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं। सावरकर आरएसएस और बीजेपी से तो नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी वाले सावरकर और हिंदुत्व की बात तो करते ही हैं। तो सावरकर साहब जब जेल में गिरफ्तार होते हैं तो 7 बार 6 बार माफिया मांगते हैं। अब यह कायरता है कि नहीं, आपके ऊपर छोड़ देता हूं। अभी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें रूबिया लियाकत, जो गोदी मीडिया की बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आप अगर 1 घंटे रहना पड़े तो उस जेल में नहीं रह पाएंगे। पहली बात तो कि रहना पड़ेगा तो जरूर रहेंगे, जिनको जेल हुई है वो जेल झेल रहे हैं। दूसरी बात यह कि अकेले विनायक दामोदर सावरकर नहीं गए थे अंडमान के काला पानी, उनसे पहले भी लोग गए थे, उनके बाद भी गए थे। कितने ही सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंडमान के जेल की सजा भोगी, सजा पूरी करके रिहा हुए, या फिर सजा पूरी करने से पहले मर गए। तो वो कोई अकेले नहीं थे जिनको जेल में भेज दिया गया था, और सबसे बड़ी सजा वो अकेले ही झेल रहे थे। तो दुनिया भर को सुनाओ कि तुम 1 घंटे नहीं झेल पाओगे। जो बाकी लोग थे, सैकड़ों लोग थे, उन्होंने 1 घंटे नहीं, 10-10, 12-12 बरस वो सजा झेली। उसके बाद रिहा हुए और रिहा होकर फिर आजादी की लड़ाई में लगे। इन सब के बीच माफी नहीं मांगी। ऐसे भी लोग थे जो शहीद हो गए, लेकिन माफी नहीं मांगी। ये तो सावरकर के साथ रिकॉर्ड रहेगा ही कि 6 बार उन्होंने माफी मांगी थी। अब इसको कायरता समझिए या ना समझिए, यह आपके ऊपर है। वैसे भी आप देखिए, अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। 50% टैरिफ लग जाता है, फार्मा पर टैरिफ लग जाता है, सिनेमा पर टैरिफ लग जाता है, लेकिन मोदी जी का बयान नहीं आता है।
गजा पर जब 21 पॉइंट का सॉल्यूशन, सो कॉल्ड सॉल्यूशन ट्रंप देता है तो मोदी जी 4-4, 5-5 भाषा में उसको शुक्रिया कहने लगते हैं। ये वीरता है कि कायरता है, इसका डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने कुछ और बेहद जरूरी बातें कही हैं जो भक्तों को और बीजेपी के लोगों को चुभे तो बहुत नॉर्मल सी बात है। उन्होंने कहा, दुनिया में अगर ताकतवर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बनना होगा, आपको सामान प्रोड्यूस करना होगा। उनका एक ट्वीट सुबह सुबह आया, अगर आपने देखा हो, कि कोलंबिया में वो टहल रहे हैं, वहां उन्होंने हीरो होंडा की, टीवीएस की, इन सब की गाड़ियां देखी और कहा कि अगर भारतीयों को पूरा मौका दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग का तो दुनिया भर में वो अपनी धाक बना सकते हैं इन मोटरसाइकिल्स को जो भारतीय ब्रांड है। इनको यहां देखकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। ये भी बात बीजेपी वालों को बहुत चुभेगी क्योंकि 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग में कोई कोशिश नहीं की गई है, सिर्फ उनको बढ़ाया गया है जो पैसे से पैसा बढ़ाते हैं, जैसे कि अडानी जी और बाकी लोग जो कुछ बनाते नहीं हैं, लेबलिंग करते हैं, जिनको बड़े पैमाने पर जमीनें दी जाती हैं, पोर्ट मैनेज करने के लिए दिया जाता है, कुछ मैनेज करने के लिए दिया जाता है और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की गई। मेक इन इंडिया का हल्ला मचाया गया, उसका मतलब क्या था? कंपनी बाहर की, टेक्निक बाहर की, केवल यहां पर असेंबल होगा और उस पर मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा के कहा जाएगा हमने बनाया है। ऐसे तो होता नहीं है। आपने बनाया नहीं है क्योंकि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हालत यह है, मैं तो बार बार ये एग्जांपल देता हूं कि एक लाइटर भी आपको खरीदना हो तो या तो महंगे अमेरिकन लाइटर्स मिलेंगे या सस्ते चाइनीज लाइटर मिलेंगे, आपको इंडियन लाइटर भी नहीं मिलेगा। तो 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सत्यानाश कर दिया गया है, हम कुछ नहीं बना पा रहे और यही वजह है कि चाइना, जिसने सारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया है, वो दुनिया के मार्केट में छाया हुआ है और कभी हमारी तुलना चीन से होती थी, अब हम चीन से सैकड़ों साल पीछे हो गए हैं। लोकतंत्र को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ी मजेदार बातें कही और बहुत जरूरी बातें कही। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ऐसा होना देश के लिए बड़ा खतरा है। इसमें देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आप बताइए, किसी को भी इस बात पे शक हो सकता है कि संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है? वोट चोरी का जो आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, उसके पीछे सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा यह है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को सरकारी संस्था में बदल दिया गया। कैसे? चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं और उनके चयन के लिए पहले विपक्ष के नेता होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किनारे किया गया। एक मंत्री महोदय होंगे, एक प्रधानमंत्री महोदय होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा। अब प्रधानमंत्री महोदय और मंत्री महोदय तो एक ही बात बोलेंगे, तो उसी को चुनाव आयुक्त चुना जाएगा जिसको सरकार चाहेगी। इसीलिए ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त चुने जा रहे हैं जो या तो शायरी सुनाते हैं और या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बिल्कुल किसी पॉलिटिकल नेता की तरह बात करते हैं। और चुनाव की जो चोरी है, वोट की जो चोरी है, वो खुलेआम हो रही है। एक से एक एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। आईबी, सीआईडी, ईडी, इन सब के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहां ईडी जा रही है तो वो सरकार के तहत काम करते करते सरकार की गुलामी करने लगी या नहीं करने लगी, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप ही बताइए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था के संकट पे उन्होंने बात की, बेरोजगारी पर उन्होंने बात की। आप बताइए, बेरोजगारी है कि नहीं है? आप खुद सोच के देखिए, देश के अंदर बेरोजगारी है या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? तो राहुल गांधी देश के अंदर सच बताएं तो दिक्कत, देश के बाहर सच बताएं तो दिक्कत। दिक्कत असल में राहुल गांधी में नहीं है, दिक्कत आपके अंदर है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर है। एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा का ये क्लिप है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा कमल का चिन्ह लगाकर एक कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, 10 रुपए का बिस्किट का एक पैकेट बढ़ाते हैं एक मरीज की तरफ और जो ही फोटो खिंच जाता है त्यों ही वो 10 रुपए का बिस्किट खींच लेते हैं किसी और के साथ फोटो खिंचाने के लिए। तो मोदी राज को अगर शार्ट में समझना हो तो बस इतना है,
फोटो खिंचा लो, प्रचार कर दो किसी को कुछ मत, और जब इसकी आलोचना कर दे कोई तो वो देशभक्त होता है या देशद्रोही, इसका फैसला मैं एक बार फिर आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।